जय हिंद, वंदे मातरम। प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में। श्रीनिवास रामानुजन जी एक महान गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता था। हालांकि गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था इन्हें, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में गहन योगदान दिया। इन्होंने अपने प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। आपका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को इरोड स्थान पर, जो तमिलनाडु में पड़ता है। आपका विशेष क्षेत्र गणित रहा। शिक्षा आपकी हुई थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। प्रसिद्धि जो मिली थी वो लैंडा रामानुजन स्थिरांक, रामानुजन सोल्डनर स्थिरांक, रामानुजन थीटा फलन, राजर्ष रामानुजन तत्समक, रामानुजन अभाज्य, कृत्रिम थीटा फलन, रामानुजन योग। तो जो गणित के लोग हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इन चीजों को। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीज गणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। हाल ही में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। माताजी का नाम था आपकी कोमल ताम्मल और पिताजी आपके थे श्रीनिवास अयंगर। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता था, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। ये 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी हुई होगी, या क्या इनके बारे में क्या क्या कहा गया होगा। जब इतनी बड़ी आयु तक रामानुजन ने बोलना आरंभ नहीं किया तो सबको चिंता हुई कि कहीं ये गूंगे तो नहीं है। वर्षों बाद जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया तो भी पारंपरिक शिक्षा में इनका कभी भी मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्षों की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल पहुंचे। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। इसी के साथ साथ उनके प्रश्न अध्यापकों को कभी कभी बहुत अटपटे लगते थे, जैसे कि संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी होती है। रामानुजन का व्यवहार बड़ा ही मधुर था। इनका सामान्य से कुछ अधिक स्थूल शरीर और जिज्ञासा से चमकती आंखें इन्हें एक अलग ही पहचान देती थी। इनके सहपाठियों के अनुसार इनका व्यवहार इतना सौम्य था कि कोई भी इनसे गुस्सा नहीं होता था, नाराज नहीं होता था इनसे। विद्यालय में इनकी प्रतिभा ने दूसरे विद्यार्थियों और शिक्षकों पर छाप छोड़ना आरंभ कर दिया। इन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेज के स्तर के गणित को पढ़ लिया था। तो एक बार इनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने यह भी कहा था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के मापदंड रामानुजन के लिए लागू नहीं होते। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और आगे कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी मिला।
इसके बाद एक परेशानी आई। रामानुजन का गणित के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया कि वे दूसरे विषयों पर ध्यान ही नहीं देते थे। यहाँ तक कि वे इतिहास, जीव विज्ञान की कक्षाओं में भी गणित के प्रश्नों को हल किया करते थे। नतीजा ये हुआ कि 11वीं कक्षा की परीक्षा में वे गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए और परिणाम स्वरूप उनको छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई। एक तो घर की आर्थिक स्थिति खराब और ऊपर से जो वजीफा मिलता था वो भी बंद हो गया, छात्रवृत्ति बंद हो गई। रामानुजन के लिए ये बड़ा ही कठिन समय था। घर की स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने गणित के कुछ ट्यूशन तथा खाता बही का काम भी किया। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने फिर से 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी और अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। और इसी के साथ इनके पारंपरिक शिक्षा की इतिश्री हो गई, यानी विद्यालय छोड़ दिया। विद्यालय छोड़ने के बाद 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताशा भरा था। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था, चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास ना कोई नौकरी थी और ना ही किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका मिला इन्हें। बस इनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति अगाध श्रद्धा ने उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। उनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया और वे इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को चलाते रहे। इस समय रामानुजन को ट्यूशन से कुल 5 रुपए मासिक मिलते थे और इसी में गुजारा होता था। रामानुजन का यह जीवन काल बहुत कष्ट और दुख से भरा था। इन्हें हमेशा अपने भरण पोषण के लिए, अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और अनेक लोगों से असफल याचना भी करनी पड़ी। वर्ष 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। विवाह हो जाने के बाद अब इनके लिए सब कुछ भूलकर गणित में डूबना संभव नहीं था, चूंकि शादी हो गई थी। अतः वे नौकरी की तलाश में मद्रास आए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिली और उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह गिर गया। अब डॉक्टर की सलाह पर इन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम लौटना पड़ा। बीमारी से ठीक होने के बाद वे वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये जब भी किसी से मिलते तो उसे अपना एक रजिस्टर दिखाते थे। इस रजिस्टर में इनके द्वारा गणित में किए गए सारे कार्य होते थे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। यहाँ पर श्री अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी करा दिया। इस वृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया। शोध पत्र का शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण और यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। यहाँ 1 साल पूरा होने पर इन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की और सौभाग्य से नौकरी में काम का बोझ कुछ ज्यादा नहीं था और यहाँ इन्हें गणित के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। यहाँ पर रामानुजन रात भर जागकर नए नए गणित के सूत्र लिखा करते थे और फिर थोड़ी देर तक आराम करके फिर दफ्तर के लिए निकल जाते थे। रामानुजन गणित के शोधों को स्लेट पर लिखते थे और बाद में उसे एक रजिस्टर पर लिख लेते थे। रात को रामानुजन के स्लेट और खड़िए की आवाज के कारण परिवार के अन्य सदस्य नींद से जाग जाते थे या नींद खराब हो जाती थी। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था तब एक अश्वेत व्यक्ति की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी।
रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ है। पूरे भारत में उनके शुभचिंतकों ने उत्सव मनाया और सभाएं की। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद ये ट्रिनिटी कॉलेज के फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छी जगह पर जा रहा है, लेकिन रामानुजन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और रामानुजन अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रम गए। भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य ने इनका साथ नहीं दिया और हालत गंभीर होती जा रही थी। इस बीमारी की दशा में भी इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। इनका गिरता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय बन गया और यहाँ तक कि जब डॉक्टरों ने इनको जवाब दिया, अंत में रामानुजन की विदा की घड़ी आ गई। 26 अप्रैल 1920 के प्रातः काल में वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्हें प्राण त्यागने पड़े। हम सबको छोड़ के चले गए। इस समय रामानुजन की आयु मात्र 33 वर्ष थी, 33 वर्ष। इनका असमय निधन गणित के जगत के लिए अपूरणीय क्षति था। पूरे देश विदेश में जिसने भी रामानुजन की मृत्यु का समाचार सुना वह स्तब्ध रह गया। आज भी हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।